जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में जो बेलनाकार प्रक्षेप हैं उनकी सामान्य चारित्रिक विशेषताओं की बात की थी, ठीक है। उसके साथ साथ हमने केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप की रचना, उसकी पहचान, गुणधर्म और उसके उपयोग से संबंधित पक्षों पर चर्चा की थी। आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप से, ठीक है। इक्विडिस्टेंट सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट, तो ये वो प्रोजेक्शंस होते हैं जिनमें जितने भी देशांतर हैं उन पर हमें मापनी शुद्ध देखने को मिलती है, अर्थात देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई के बनाए जाते हैं। वो प्रोजेक्शन जो है वो समदूरस्थ प्रोजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, समदूरस्थ जब प्रक्षेपों की हम रचना करते हैं, है ना, इसको प्लेट केरी महोदय के नाम के कारण प्लेट केरी प्रोजेक्शन भी कहा जाता है या प्लेट केरी प्रक्षेप भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्षेप में अक्षांशवृत्त एवं देशांतर रेखाएं परस्पर समान दूरी के अंतर पर बनाई जाती है, ठीक है। ये खास बात है इसकी, क्यों कि इसी कारण इसमें यदि अंतराल एक ही लिया जाए, देशांतरों पर भी और अक्षांशों पर भी, तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये प्रक्षेप ऐसा दिखाई देता है जैसे छोटे छोटे वर्गों का जाल हो, ठीक है। देखिए, कोई भी प्रक्षेप बनाते हैं तो हम उसकी शुरुआत करते हैं आर के परिकलन के साथ। ये चर्चा हमने बार बार की है, लेकिन इस प्रक्षेप में हमें आभासी पृथ्वी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आर हमारे काम आती है हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई को ज्ञात करने में। तो इस प्रक्षेप को हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें हमें मापनी दी हुई है निरूपक भिन्न के रूप में 1:30 करोड़ और अंतराल दिया हुआ है 15 डिग्री। इसकी सहायता से हमें एक संसार का मानचित्र बनाना है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आर निकालेंगे और वो आर किसकी आर है? हमारी आभासी पृथ्वी की त्रिज्या है, वो इमेजिनरी अर्थ की त्रिज्या है, वो पृथ्वी के लघुकृत गोले की त्रिज्या है, ठीक है। तो उसके लिए जैसा कि आप जानते हो, हम ऊपर पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या देंगे और नीचे हम उसमें भाग देंगे हमारे निरूपक भिन्न के हर का, ठीक है। तो हमें पता है कि 63.5 करोड़ सेंटीमीटर हमारे पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या है सेंटीमीटर में, और यदि हम उसमें 30 करोड़ का भाग देते हैं तो हमारे पास जो परिणाम निकल के आता है वो है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी लघुकृत पृथ्वी का जो गोला है उसका अर्धव्यास या उसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब हम भूमध्य रेखा की लंबाई निकाल लेंगे, बहुत आसान है ना। और भूमध्य रेखा की लंबाई का जब हम परिकलन करेंगे 2πr से, तो ये निकल के आ रहा है 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसा कि हमने कल सीखा था कि हमें जब भूमध्य रेखा के ऊपर देशांतरों के लिए बिंदु चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2πr को गुणा करते हैं अंतराल से और उसमें भाग देते हैं 360 डिग्री का, क्योंकि जो पूरी की पूरी हमारी जो परिधि है ना, जो हमारी भूमध्य रेखा के रूप में है यहाँ पर,
वो अंशों में 360 डिग्री की कोणीय दूरी वाली होती है। ठीक है, और जब हम इसका परिकलन करते हैं तो ये आता है 0.55 सेंटीमीटर। अब देखिए, समदूरस्थ प्रक्षेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन जो आंकड़े हमारे सामने हैं, ठीक है, आर का मान, ये हमारे काम आता है भूमध्य रेखा के लंबाई के परिकलन में। फिर हो गया 3.2 सेंटीमीटर भूमध्य रेखा का मान, ये हमें भूमध्य रेखा और उसी लंबाई के अक्षांश खींचने के लिए हमारे काम आती है ये दूरी। और 0.55 सेंटीमीटर जो है ये 15-15 डिग्री के अंतराल पर देशांतरों के बीच की दूरी है, और समदूरस्थ प्रक्षेप में यही दूरी हम अक्षांशों के मध्य अंतर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा जो अंतराल है वो देशांतर और अक्षांश दोनों पर सेम है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम 13.2 सेंटीमीटर की एक सरल क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो मेरी भूमध्य रेखा का प्रतीक है। ठीक है ना, ये देखिए, ये वाली, ये यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, आपने ये रेखा खींच ली। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आप इस सरल रेखा जो कि हमारे प्रक्षेप की भूमध्य रेखा है 13.2 सेंटीमीटर की, इसके दोनों सिरों पर, इसका ए वाला सिरा और बी वाला सिरा, दोनों सिरों पर आप क्या कर दीजिए, ऊपर और नीचे लंब डाल दीजिए, तो एक सरल रेखा बन जाएगी। हमें ये नहीं पता अभी ये कितनी बड़ी होगी, थोड़ा बड़ा करके छोड़ देंगे इसको। और ठीक इसी प्रकार इसके दूसरे किनारे पर भी लंब डाल दीजिए। जब आप ऐसा कर दोगे तो ये मान के चलिए कि आपके प्रक्षेप का पूरब पश्चिम विस्तार जो है वो अब निश्चित हो गया कि इसी के बीच आपका प्रक्षेप बनना है। अब ये बहुत सरल है। आप जो 0.55 सेंटीमीटर दूरी आई थी, ये देखिए, ये देखिए, ये दूरी 0.55 सेंटीमीटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जिनके बीच का अंतराल 15 डिग्री हो। ठीक है, ध्यान रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जिनका अंतराल 15 डिग्री हो, उनके लिए भी समक्षेत्र प्रक्षेप में हम यही दूरी लेकर चलते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, प्रक्षेप में ये यहां से 0.55 सेंटीमीटर पर ये बिंदु ले लेंगे। ये सारे, ये सब बिंदु जो है ना, यहां पर हम डॉट लगा लेंगे। ठीक है, इन सब पे हम डॉट लगा लेंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इस लंब के समानांतर, ये जो हमने लंब खींचा था ना ऊपर और नीचे, इसके समानांतर हम इन समस्त बिंदुओं के ऊपर क्या करेंगे, समानांतर रेखाएं खींच देंगे। ये हमारे देशांतर तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि बेलनाकार प्रक्षेपों की रचना में ये हमारा कॉमन स्टेप है ना, ये हमारा सामान्य पद है जिसका अनुसरण हम करते हैं। ठीक है, आपने ये सारे के सारे देशांतर खींच लिए। ठीक है, टोटल पूरा देशांतरीय विस्तार 360 डिग्री का है। ये 180 डिग्री पश्चिम और ये 180 डिग्री पूरब। जब आप यहाँ से 180 डिग्री चलोगे तो आएगी ग्रीनविच लाइन, और फिर यहाँ से आप इधर 180 डिग्री चलोगे तो ये पूरा पूर्वी गोलार्ध है। ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध। क्लियर? ठीक है, आपने उसका नामकरण भी कर दोगे। अब आपके सामने बात आती है कि अक्षांशों की रचना कैसे करें। देशांतरों की रचना तो सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में ऐसे ही होगी, है ना। गाल में थोड़ा सा अंतर आएगा, वो बता दूंगा मैं।
ठीक है। अब देखिए आप कि यहां से, है ना, ये भूमध्य रेखा है, यहां से जो दूरी आपने इधर ली थी 0.55, वही दूरी प्रकार में भर के और आप यहाँ ऊपर और नीचे 90 डिग्री के लिए तो ऊपर और 90 डिग्री के लिए नीचे, है ना, ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90, इनके लिए पॉइंट लगा लोगे, है ना। आप जानते हो कि अक्षांशीय विस्तार 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए आपको केवल 90 ऊपर और 90 नीचे कोणीय दूरी लेनी है। क्लियर। अब आप क्या करिए, ये जितने भी पॉइंट आपके आए, ठीक है, जितने भी पॉइंट आए, आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर ये लाइनें खींच दीजिए। ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींचनी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे अक्षांश प्राप्त हो जाएंगे। देशांतर आपने पहले ही ड्रॉ कर लिए, है ना। और जब आप ये अंतिम अक्षांश बनाएंगे 90 डिग्री उत्तर के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हमने बड़ी बना के छोड़ी थी उनको रिमूव कर दो, देशांतर रेखाएं जो हमने बड़ी बना के छोड़ी थी, है ना, इस 90 डिग्री अक्षांश के बाहर। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार इस 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाले अक्षांश के बाहर जो भी ज्यादा लंबी देशांतर रेखा है उनको आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो आपका प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया, है ना। आपने चारों तरफ इसका नामकरण कर लिया, भाई कौन सी लाइन कितने डिग्री को बताती है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये आपको ये छोटे छोटे जो क्यूब है, वर्ग है ना, इनका एक जाल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो ये दूसरा उदाहरण है, उसमें भी हमें अंतराल इसमें 30 डिग्री का है, तो देखो इसमें भी हमें वर्गों का जाल नजर आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन यदि हम अंतराल बराबर नहीं लेंगे, जैसे मान लो यहाँ तो हम अंतराल लेते 15 डिग्री और देशांतरों पे लेते 30 डिग्री, तो फिर वो वाली बात नहीं होती, फिर तो वो आयतों का जाल होता जो ज्यादातर प्रक्षेप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक बात और देखिए कि ये जो पूरी दूरी थी, ठीक है, जिस, है ना, 13.2 सेंटीमीटर, आपने इसके ऊपर दिखाए 360 डिग्री। ठीक है ना, और बराबर बराबर बिंदु पर पॉइंट लगा के और आपने क्या किया, उनको देशांतरों की रचना के लिए उपयोग में लिया। क्लियर। और जितनी दूरी दो देशांतरों के बीच पाई जाती है, वही दूरी आपने दो अक्षांशों के बीच ली। ठीक है, और दो अक्षांशों के बीच वो दूरी ली तो आपने टोटल दिखाया 180 डिग्री। कितना दिखाया? 180 डिग्री। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा पर हम दिखाते हैं 360 डिग्री। तो मुझे बताइए, इस 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से लेकर और इस 180 डिग्री पश्चिम तक की जो दूरी है ना, क्या मेरी ये दूरी जो कि भूमध्य रेखा की ठीक आधी है ना, क्या मेरी यही दूरी जो है वो मेरे देशांतर की दूरी है या नहीं है? है ना, बिल्कुल है। इसका मतलब इस प्रक्षेप में जो मेरे देशांतर बनाए जाते हैं वो भूमध्य रेखा के ठीक आधी लंबाई के होते हैं। और वास्तव में भी आप यदि ग्लोब के ऊपर देशांतरों को देखोगे ना, तो भूमध्य रेखा जो कि एक वृहत वृत्त है, ठीक है, और देशांतर जो कि अर्धवृत्त है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हैं, तो यदि आप इनकी लंबाई की तुलना करोगे तो जो भूमध्य रेखा है उसकी तुलना में ये जो देशांतर है वो आधी लंबाई के होते हैं। और यही चीज हमें यहाँ इस प्रक्षेप में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी पहचान और इसके गुणधर्म से रिलेटेड जो बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कि जब हम सबसे पहले बात करते हैं पहचान के बिंदुओं की,
तो अक्षांश वृत्त एवं देशांतर रेखाएं एक समान दूरी पर बनी होती हैं और इसी कारण प्रक्षेप वर्गों से निर्मित रेखा जाल के समान दिखाई देता है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रक्षेप में हमने जितनी दूरी ली थी प्रकार में 0.55 सेंटीमीटर दो देशांतरों के बीच, उतनी ही दूरी हम यहाँ लेते हैं 0.55 सेंटीमीटर दो अक्षांशों के बीच, और यह दूरी पूरे प्रक्षेप में एक जैसी रहती है। अर्थात पूरे प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच और देशांतरों के बीच की दूरियां बराबर हैं। तो ऐसे में जो प्रक्षेप बनेगा ना, वो निश्चित रूप से वर्गों से निर्मित रेखा जाल के समान दिखाई देगा और दे भी रहा है। ठीक है। नंबर 2 देखिए पहचान के बिंदु में कि प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है। ठीक है। अब ये है ना, और समस्त अक्षांश वृत्त सरल एवं समानांतर रेखाओं की तरह होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, क्योंकि ये बिंदु हमें मिले थे ना, और इन्हीं बिंदुओं पर इस भूमध्य रेखा के समानांतर हमने इन बिंदुओं के ऊपर जो सरल रेखाएं बनाई थी, वही तो हमारे देशांतर है। ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि हमारे सारे के सारे वही हमारे अक्षांश हैं, और यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे सारे के सारे जो अक्षांश हैं वो समान लंबाई के हैं। भूमध्य रेखा जितनी लंबी है उतना ही लंबा हमारा उत्तरी ध्रुव का अक्षांश है, और उतना ही लंबा हमारा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। ठीक है। तो इसका मतलब यही तो हमें साफ पता लग गया कि इस प्रक्षेप में अक्षांश पर पैमाना ध्रुवों की तरफ जब हम चलते हैं भूमध्य रेखा से, तो तेजी से बढ़ता है। ध्रुव जो कि वास्तव में केवल एक बिंदु जैसे होते हैं, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के बराबर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। इवन सारे के सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में ध्रुव और भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर देखने को मिलती है। तीसरी लाइन, देशांतर रेखाएं भी सरल और समांतर हैं तथा ये अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती हैं। ये जो लाइन है तीसरी, ये समस्त बेलनाकार प्रक्षेपों पर लागू होती है, समस्त बेलनाकार प्रक्षेप। ठीक है। अब देखिए, प्रक्षेप में प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। बिल्कुल सही बात है ना। ये भूमध्य रेखा जो कि 360 डिग्री को बताती है ना, और ये देशांतर जो मात्र 180 डिग्री को बताती है ना, और दोनों की ऊपर दूरियों को समान तरीके से लिया गया है ना। भूमध्य रेखा पर भी दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो 0.55 सेंटीमीटर है, और हम देखते हैं कि यदि हम ये देखें कि देशांतरों के ऊपर जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो भी 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 360 डिग्री का है, अक्षांशीय विस्तार मात्र 180 डिग्री का है। तो बताइए कि ये जो एक देशांतर की लंबाई है, एक देशांतर की लंबाई है ना, वो भूमध्य रेखा से आधी होना स्वाभाविक है या नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक है ना। प्रक्षेप में प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है। बन गया प्रक्षेप, है ना। पहचान के बिंदु हो गए। अब हम बात करते हैं गुणधर्म की। तो प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्त, जितने भी अक्षांश वृत्त है ना, प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा से सही दूरी पर बने होते हैं, क्योंकि ये दूरी नाप नाप के लिए हुई है ना। ठीक है। तो भूमध्य रेखा से सही दूरी के ऊपर बाकी दूसरे अक्षांशों की रचना की जाती है, अतः प्रत्येक देशांतर पर मापनी शुद्ध होती है। क्योंकि यदि अक्षांशों के बीच की दूरी शुद्ध है तो निश्चित रूप से
ये देशांतरों को भी शुद्ध बनाएगी, देशांतरों की लंबाई भी यहाँ पर शुद्ध होगी, है ना। अर्थात देशांतर यहाँ पर जितने लंबे हैं वो वास्तव में भी उतने ही लंबे पाए जाते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा जहां कागज का बेलन ग्लोब को स्पर्श करता है, इस पर मापनी शुद्ध है। इसका मतलब इस प्रक्षेप में समस्त देशांतरों और भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध है। भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष सभी अक्षांश वृत्त अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं भूमध्य रेखा से, तो जो हमारे अक्षांश है वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारी भूमध्य रेखा और ध्रुव दोनों ही एक समान लंबाई के दिखाए हुए हैं। ठीक है। तो भूमध्य रेखा को छोड़कर बाकी सभी अक्षांश वृत्त ना वो अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े बनाए जाते हैं, अतः उन पर मापनी अशुद्ध होती है। अब देखो, देशांतरों पर तो मापनी शुद्ध है, अक्षांशों पर मापनी अशुद्ध है 0 डिग्री के छोड़कर। ठीक है। तो ऐसे में ना तो समक्षेत्रता का गुण आएगा और ना ही यथाकृति का गुण आएगा। ठीक है। तो अक्षांश वृत्तों पर मापनी की अशुद्धता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे ना, तो ये अशुद्धता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव जैसी जो एक बिंदु सदृश आकृति है वो भी एक भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई के द्वारा दर्शाई जा रही है। अर्थात निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों पर मापनी अधिक शुद्ध होती है। ठीक है। अधिक अशुद्ध होती है। निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों पर मापनी अधिक अशुद्ध होती है। ठीक है। चौथा बिंदु, प्रक्षेप में ध्रुवों को भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई के द्वारा प्रदर्शित किया गया, और हम जानते हैं किया गया है ना। ध्रुवों को भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई वाली रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया है, जिससे अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध होने का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस बात से स्पष्ट पता है ना। ठीक है। जब आपको पता है कि बाकी सारे अक्षांश भूमध्य रेखा से छोटे हैं, है ना, और ये लगातार ध्रुवों की ओर छोटे होते जाते हैं, तो ऐसे में यदि आप सबको बराबर दिखाओगे तो मापने की अशुद्धता तो, है ना, जायज है। ठीक है। उपयोग, यह है प्रक्षेप यथाकृतिक भी नहीं है और इसमें समक्षेत्र का गुण भी नहीं पाया जाता, और आप जानते हो क्यों नहीं है, कई बार चर्चा कर चुके। क्योंकि यहां में स्पष्ट दिखाई दे रहा है देशांतरों पर मापनी शुद्ध और अक्षांशों पर मापनी विकृत। तो एक पर शुद्ध है और दूसरे पर विकृत है। ठीक है। तो ऐसे केस में सवाल ही नहीं उठता कि यथाकृतिक या समक्षेत्रता का गुण आ जाए। प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के समीप आकृति एवं क्षेत्रफल कुछ सही प्रदर्शित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये गाल को छोड़कर ज्यादातर बेलनाकार प्रक्षेप पर लागू होती है। ठीक है। अतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का सीमित प्रयोग होता है। ठीक है ना। अतः अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में स्थित क्षेत्रों तथा संसार के मानचित्र बनाने के लिए यह प्रक्षेप ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्लियर? मैं सोचता हूं कि ये समझ में आया होगा आप लोगों की, है ना। तो अब जो अगला प्रक्षेप हम लोग करेंगे वो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप होगा। ठीक है।